सफल होने के लिए ज्ञान से ज़्यादा मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। अगर आपका मार्गदर्शन सही है तो आपकी सफलता निश्चित है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ बादल वर्मा एंड वेलकम अगेन टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने NCERT का पहला चैप्टर कवर किया था। आज हम लोग NCERT कक्षा 6 का आरंभिक मानव की खोज में ये दूसरा चैप्टर कवर करेंगे। जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम अपने इस अध्याय में जो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है केवल उन्हीं पैराग्राफ्स के बारे में चर्चा करेंगे। ऑलराइट, तो आरंभिक मानव यानी कि एयरलेस्ट पीपल, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। तो हम किन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स पर कितने साल पहले रहा करते थे? 20 लाख साल पहले। तो हमने अपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि लगभग 20 लाख साल पहले जो आरंभिक मानव था वो नर्मदा नदी के किनारों पर रहा करता था। किस नदी के किनारों पर? नर्मदा नदी के किनारों पर। तो जो आरंभिक मानव था तो वो जंगलों की विशाल संपदाओं से भी परिचित था और वो अपना जो है वो शिकार किया करता था और जंगलों में फल और मूल इकट्ठा किया करता था, यानी कि खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा किया करता था। ऑलराइट, आज हम उन्हें आखेटक यानी कि शिकारी और खाद्य संग्रह यानी कि खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा करने वाले यानी कि फूड गैदरर्स के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे आदि इकट्ठा किया करते थे। ऑलराइट, तो हमें इससे एक पॉइंट भी मिलता है, जैसे कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि उस समय के जो यानी कि आरंभिक लोग थे तो वो मछलियाँ चिड़िया भी खाया करते थे। तो इसमें ऑप्शन में अगर ये आता है तो मछलियाँ और चिड़िया भी पकड़ा करते थे, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑलराइट, अब देखते हैं हमारे उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स जैसे गर्म देश में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं। इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। ऑलराइट, लेकिन यह सब कुछ कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने के योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे जो है वो विषैल होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की भी जानकारी जरूरी होती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? देखिए, इस पूरा पैराग्राफ से हमें पता चलता है कि जो उस समय की आरंभिक मानव था यानी कि जो उस समय की सभ्यता के लोग थे तो वो कितना ज़्यादा विकसित हो चुके थे। तो यानी कि उन लोगों को जंगलों की विशाल संपदाओं के बारे में पता था। ऑलराइट, और उन्हें ये चीज़ें भी पता था कि किस जानवर का उन लोगों को शिकार करना है और किस जानवर का उन लोगों को शिकार नहीं करना। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोगों के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। तो इसमें देखिए, समुदाय शब्द का मतलब होता है यानी कि ग्रुप्स में रहना, यानी कि इकट्ठा होकर रहना। ऑलराइट, यानी कि समूहों में रहना, यानी कि समुदाय यानी कि समूहों में रहना। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि जो आरंभिक मानव था वो समूहों में रहा करता था। ऑलराइट, तो इसमें ये मुख्य 4 कारण देखते हैं। तो पहला कारण तो ये है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधे फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर दिया करते थे, इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। तो पहला कारण तो क्या है कि भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो तभी जाते थे जब एक स्थान का जो उनका मतलब शिकार भी खत्म हो जाया करता था एक तरीके से, और पेड़ पौधे से जो मतलब फल ये उनके लिए उपयुक्त होने थे वो भी उनके लिए नष्ट हो जाया करते थे। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन की तलाश में जाया करते थे। ऑलराइट, अब देखते हैं दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तो दूसरा कारण हमें पता चलता है कि जानवरों का शिकार करने के लिए भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। ऑलराइट, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं हम तीसरा कारण। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में
फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। तो इसमें हमें ये भी पता चलता है कि उस समय का जो आरंभिक मानव था उसे मौसमों के बारे में भी जानकारियाँ उसको काफ़ी पता चल गई थी, इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करता होगा। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है, और पानी झीलों और झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, पर कुछ झीलों और नदियों के पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदार या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यह स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। ऑलराइट, तो इससे हमें अब पता चलता है कि जो आरंभिक मानव थे, तो आरंभिक मानवों के पास इस तरीके की कोई भी वाहन नहीं हुआ करते थे जो वर्तमान समय में हमारे पास होते हैं। आज वर्तमान समय में हमारे पास यात्रा करने के लिए काफ़ी सारे वाहन उपलब्ध हैं, जैसे कि कार्स, बाइक्स वगैरह वगैरह बहुत सारे, परंतु उस समय में इस तरीके के कोई भी वाहन नहीं हुआ करते थे। लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। तो आरंभिक मानव के बारे में जानकारियाँ कैसे मिलती हैं? तो पुरातत्वविदों यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों और लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। तो देखिए, इसमें से लकड़ियों और हड्डियों और पत्थरों यानी कि इन तीनों चीज़ों से औजारों को बनाया जाता था। ऑलराइट, अब देखते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। तो यानी कि उस समय में जो लोग हैं कई तरीके से पत्थरों और हड्डियों और लकड़ियों का भी प्रयोग हथियार बनाने और उनसे औजार बनाने में किया करते थे। कुछ औजारों से लकड़ियों को काटा जाता था। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो देखिए, झोपड़ियाँ यानी कि जो आरंभिक लोग था वो उस समय यानी कि इतना विकसित हो गया था कि वह झोपड़ियों में रहना शुरू कर दिया था। किस में रहना शुरू कर दिया था? झोपड़ियों में। ऑलराइट, तो अब देखते हैं हम ये कुछ पत्थरों की तस्वीरें। तो देखिए, तो इसमें ये देखिए, तो का खा घ घ ड, तो इसमें देखिए पूरा पाषाण काल का पत्थर है। ऑलराइट, तो ये पत्थर से बने प्राचीनतम औजार है। इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया। ऑलराइट, इन्हें हमें बाद में बनाया गया। तो इन्हें और भी बाद में बनाया गया। यानी कि इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था। ऑलराइट, तो आप इसमें ये चित्र देख पा रहे होंगे कि जो यानी कि में पत्थर है, यानी कि ये पूरा पाषाण काल का पत्थर है। तो इसमें इतना ज़्यादा ये नुकीला नहीं है, परंतु जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया, इसलिए जो आरंभिक मानव था उसने पत्थरों को नुकीला करना शुरू कर दिया था। और जो सबसे बेहतर आप नुकीलापन देख पा रहे होंगे तो वो चित्र में, यानी कि लगभग 10,000 साल पहले, यानी कि आरंभिक मानव ने पत्थरों से औजार बनाने को, यानी कि परफेक्ट तरीके से जो औजार बनाने थे वो लगभग 10,000 साल पहले सीख लिए थे। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखते हैं, पत्थर के औजार का उपयोग यानी कि इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि ये जो पत्थर है बिल्कुल नुकीला पत्थर है। इससे ये जड़ों को खोदने के लिए, ये आप देख ही पा रहे होंगे चित्र में, तो खोदने के लिए किया जाता था। दाई में जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सीलने के लिए किया जाता था। इसमें हमें ये 2 पॉइंट मिलते हैं कि जो आरंभिक मानव था उस समय किस तरीके के वस्त्र पहना करता था। तो यानी कि जानवरों की खालों के, क्योंकि उस समय वस्त्र नहीं हुआ करता था जैसा कि आज वर्तमान समय में हमारे पास पहनने के लिए काफ़ी सारे वस्त्र हुआ करते थे, परंतु उस समय के जो आरंभिक लोगों के पास थे वो खालों से, यानी कि जानवरों की खालों से बने हुए वस्त्र हुआ करते थे। ऑलराइट, रहने की जगह निर्धारित करना। तो मानचित्र 2 को देखें। तो अभी हम मानचित्र 2 को देखेंगे। तो लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। ऑलराइट, तो इसके अलावा
भी और कई स्थान पर आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह रहते थे, जो मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थानों पर चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल यानी कि कई आर्कियोलॉजिकल साइट्स नदियों यानी कि रिवर्स और झीलों के किनारे पर पाई गई। तो चलिए देखते हैं। तो आप ये देखिए, पूरा पाषाणिक पूरा स्थल, तो ये है हमारे पूरा पाषाणिक पूरा स्थल। तो हुंसगी कुरनुल गुफाएं, और ये देखिए भीमबेटका जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश है। ऑलराइट, अब थोड़ा इन पर भी गौर देते हैं। जो आप ये स्क्वायर रूप में नवपाषाणिक पूरा स्थल जो ब्लू डॉट में देख पा रहे होंगे, तो इसमें देखिए क्या क्या है, यानी कि नवपाषाणिक पूरा स्थल। तो पेयमपल्ली, हुल्लूर, बुर्ज होम जो कि वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में स्थित है, मेहरगढ़ जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, चिराग, महागढ़ा और अन्य नाम ये स्थित है। महापाषाणिक पूरा स्थल, तो अब ये देखिए ब्रह्मगिरी आदि चंदलूर, तो ये दक्षिण में स्थित है, यानी कि दक्षिण में स्थित है। तो दक्षिण में यहाँ पर सबसे बड़े यानी कि सबसे बड़े पत्थरों के अवशेष मिले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो इलाका है ये पूरा पठारीय इलाका है, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों का इलाका है, तो इसलिए यहाँ पर सबसे बड़े बड़े पत्थरों के प्रमाण मिले हैं। तो आरंभिक गांव जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनाम गांव। ऑलराइट, आधुनिक नगर हमारे कौन कौन से हैं, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, ये सभी हमारे आधुनिक नगर हैं। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगहों पर ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे। ऑलराइट, तो देखिए अब हमें इम्पोर्टेंट जो है वो एक शब्द मिला है, उद्योग स्थल। तो यानी कि उद्योग स्थल किसे कहते हैं? जहां पर पत्थरों के औजार जो था आरंभिक मानव बनाया करता था, तो उन स्थानों को हम उद्योग स्थल कहा करते थे। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारियाँ कैसे मिलती हैं? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे, क्योंकि वे लोग ठीक से नहीं बना पाए होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय उद्योग स्थल कहते हैं। आवासीय उद्योग स्थल का मतलब वहाँ पर जो आरंभिक लोग हैं वो रहा भी करते थे और वहीं पर ही औजार बनाया करते थे, तो उसे हम क्या कहते हैं? आवासीय उद्योग स्थल। ऑलराइट, तो अब देखते हैं। तो भीमबेटका यानी कि आधुनिक मध्य प्रदेश आवासीय पूरा स्थल यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स कहते हैं, जहां लोग रहा करते थे। इन गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जैसे यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य व दक्कन में पर्वतीय इलाकों में मिलती है, जो नर्मदा घाटी के पास है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे ये कुछ गुफाएं हैं जहां पर आरंभिक लोग बारिश और धूप और हवा से बचने के लिए इन गुफाओं में रहा करता था। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पूरा स्थल यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स, तो पूरा स्थल उन स्थानों को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं पर छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थल यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। ऑलराइट, तो पाषाण औजारों का निर्माण। तो पाषाण यानी कि पत्थरों से बने हुए उपकरणों को प्राय दो तरीकों से बनाया जाता था। तो यानी कि पत्थरों से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ से लिया जाता था और दूसरे हाथ में एक पत्थर की हथौड़ी जैसे इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह आघात करते हुए यानी कि उस पर चोट मारते हुए पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क निकाले जाते थे तब तक वह वांछित आकार यानी कि एक औजार के आकार का उपकरण न बन जाए। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि एक पत्थर को हाथ में लिया गया है और दूसरे पत्थर को एक हथौड़ी की तरह उपयोग किया गया है। तो पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते हैं, इसके लिए अपनाई गई दो तकनीकों के बारे में यहाँ दर्शाई गई। बताओ ये कौन सी तकनीक है? ऑलराइट, तो दूसरे तरीकों को दबाव शुल्क तकनीक कहा जाता था। इसमें करोड़ को एक स्थिर पर टिकाया जाता था और करोड़ पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते थे। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो आग की खोज। अब मानचित्र 2 में कुरनूल गुफाएं ढूंढो। तो अभी हम मानचित्र 2 देखेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमें किस चीज़ के अवशेष मिले हैं। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। ऑलराइट, इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। अब चलिए हम कुरनूल गुफाओं को ढूंढते हैं जहाँ पर आग के अवशेष मिले हैं। तो ये देखिए, ये हमारी कुरनूल गुफाएं हैं। कौन सी गुफाएं? कुरनूल गुफाएं। यहीं से हमें आग के अवशेष मिले हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है परीक्षाओं में कि सबसे पहले यानी कि आरंभिक लोगों के सबसे पहले यानी कि आग के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कुरनूल गुफाएं इज द राइट आंसर होगा। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो बदलती जलवायु। तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मियां बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गायें जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहा करते थे। तो यानी कि जैसे कि पृथ्वी में जलवायु में बदलाव होते रहते हैं, तो उस समय इस तरीके की बदलाव आए कि जो घास खाली मैदान थे यानी कि खाली क्षेत्र थे, उन पर घास उगना शुरू हो गया। और जो यानी कि जैसे कि बारहसिंगा, हिरण, बकरी, भेड़, गाय जैसे जो जानवर थे, उन घासों यानी कि उनको जीकर यानी कि खाकर वो जिंदा रह पाते थे, यानी कि उन जानवरों को पोषण मिल जाया करता था, तो इसलिए वो जिंदा रह पाते थे। ऑलराइट, तो जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतें और प्रजनन के समय की जानकारियां हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़ और अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछलियां भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। तो यानी कि उस समय यानी कि उस काल में यानी कि जो आरंभिक लोग थे उस काल में लोगों के द्वारा यानी कि जो मछली थी वो भी उनके भोजन का एक स्रोत बन गई। अब कुछ यानी कि अब ये देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण नाम यानी कि कुछ जानवरों के महत्वपूर्ण नाम जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो जैसे कि हिरण जो हिरण का वैज्ञानिक नाम है वो सर्वस एलाफस है। ऑलराइट, जैसे कि भेड़ का ओविस एराइज, बकरी का कैप्टा हिटमस और गाय का बास इंडिकस और बारहसिंगा का रूसवर्स डुवासेली। ऑलराइट, तो ये प्रमुख नाम आपको याद रखने हैं और जो आप शॉर्ट्स नोट्स बनाएंगे उनमें भी आपको ये नोट करना है। ऑलराइट, नाम और तिथियाँ। अब देखते हैं हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने उन्हें बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। ऑलराइट, ये दो शब्दों यानी कि पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर से बना, यह नाम पूरा स्थलों यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल लगभग 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान को माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। इसे हम युग भी कह सकते हैं। बात एक ही है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। तो मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है, यानी कि पूरा पाषाण काल के दौरान ही जो है मानव इतिहास की कहानी जो है वो इसी के उससे घटित हुई है, जिसके बारे में हम लोग आश्चर्य की बात यह है कि नहीं जानते। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना जाता है। तो इसमें जो ये मेसोलिथिक एज है इसी के बारे में हम सबसे ज़्यादा जानते हैं और नव पाषाण काल के बारे में हम जानते हैं। जो अधिकतम जानकारी हमारे पास है वो नव पाषाण और मेसोलिथिक एज के बारे में ही है, परंतु पूरा पाषाण काल के बारे में हमारे पास इतनी जानकारियाँ नहीं हैं। ऑलराइट, तो देखते हैं इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथिक यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था। प्राय इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियां और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ ही साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। अगले अध्याय में तुम नव पाषाण युग के बारे में पढ़ोगे। ऑलराइट, तो इसमें अब देखते हैं कि नव पाषाण युग का मतलब क्या होता है।
तो हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, तो अगले अध्याय में जैसे कि हम अगले अध्याय को पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो ऐसे अनेक नाम अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस समय उस काल में उनके क्या नाम रहे होंगे। ऑलराइट, तो चलिए अब हम पाषाण युग को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो पाषाण युग यानी कि स्टोन एज इसे कहा जाता है। ऑलराइट, तो स्टोन एज यानी कि पाषाण काल। तो पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए, ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण को अंग्रेजी भाषा में पैलियोलिथिक एज और मध्य पाषाण काल को मिडल स्टोन एज या मेसोलिथिक एज कहा जाता है, और नव पाषाण काल को नियोलिथिक एज कहा जाता है। अब इनका हम टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं 1 by 1। ऑलराइट, तो पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड तो यानी कि 20 लाख से 12,000 साल पहले तक के समय को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ऑलराइट, अब देखते हैं मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज। अब मेसोलिथिक एज का टाइम पीरियड देखते हैं। ये लगभग 12,000 से 10,000 साल पहले तक का समय को कहा जाता है मेसोलिथिक एज। और नियोलिथिक एज जो है, नियोलिथिक एज यानी कि नव पाषाण काल 10,000 साल के पहले के समय को कहा जाता है। ऑलराइट, नियोलिथिक एज से बाद में हम ब्राउन एज यानी कि कांस्य युग को भी पढ़ेंगे, जिसमें लोग जो है मतलब धातुओं का उपयोग करना सीख गए थे। तो पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। इसके लिए भी हम टाइम पीरियड को अगले आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो पूरा पाषाण को किन किन 3 भागों में विभक्त किया गया है? एक तो आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगाते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। तो आप लोग जानते हैं कि जैसा हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि आरंभिक लोगों ने उत्तर पश्चिम में किरथर और सुलेमान पहाड़ियों में, यानी जो कि अब वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है, लगभग 8,000 साल पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ कर लिया था। परंतु धीरे धीरे लोगों ने यह समझ लिया होगा कि जो गेहूं और जौ जैसी जो फसलें हैं वो किन मौसमों में किन उसमें उपजाई जाती थी। तो शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें से जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक शैल चित्र है जिसमें आपको ये एक जानवर भागता हुआ दिख रहा होगा और उसके पीछे एक शिकारी आपको दिख रहा होगा। मान लीजिए कि ये हिरण है, तो हिरण का शिकार करते हुए एक आरंभिक मानव को दर्शाया गया है। तो आप देखिए कि उस समय के जो लोग थे, यानी कि उनकी सभ्यता का कितना निर्माण उस समय हो चुका था कि लोगों ने इतनी चीज़ों को भी सोचना शुरू कर दिया था। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कौन क्या करता था? हमने पढ़ा है कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल यानी कि मूल अथवा जड़ का संग्रह यानी कि इकट्ठा किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार किया करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी किया करती थी या पुरुष फल मूल यानी कि जड़ें इकट्ठा किया करती थी? वास्तव में हमें इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन 2 बातों में से एक बात हो सकती है, जैसे कि महिलाएं और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किए हो। यह भी संभव है कि कुछ तरह से काम केवल महिलाएं करती थी और केवल पुरुष करते थे। इसके अलावा उपमहाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट्स यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। अब देखिए पूरा पाषाण, अब फिर से मतलब रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पूरा पाषाण हम लोग जानते हैं कि 20 लाख साल से 12,000 साल तक के समय को हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। ऑलराइट,
और इसमें पूरा स्थल यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट। ऑलराइट, अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये देखिए, अगर प्रश्न में पूछा जाए कि शुतुरमुर्ग के अवशेष किस राज्य से मिले हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। ऑलराइट, या ये भी पूछा जा सकता है कि जो शुतुरमुर्ग है वो किस काल में पाया जाता था, वो पूरा पाषाण युग में पाया जाता था। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। होसंगी का सूक्ष्म निरीक्षण, तो मानचित्र 2 में होसंगी ढूंढिए। यहाँ पर पूरा पाषाणिक युग के कई पुरा स्थल मिले हैं, यानी कि पूरा स्थल यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट, कुछ पूरा स्थल यानी कि कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले हैं। ऑलराइट, तो कई प्रकार के औजार मिले हैं, ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल से रहे होंगे। तो उद्योग स्थल उस स्थल को कहते हैं जहाँ पर औजारों का निर्माण किया जाता है। तो कुछ छोटे पुरा स्थलों में भी आज औजार बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। ऑलराइट, इनमें से कुछ पुरा स्थल झरनों के निकट थे। ऑलराइट, तो झरनों के निकट थे अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि लकड़ी, पत्थर और हड्डियों के साथ साथ भी लोग जो है चूना पत्थरों से भी औजार बनाया करते थे। ऑलराइट, क्योंकि झरनों के पास रहा करते थे तो वहां पर उन्हें भारी मात्रा में चूना पत्थरों से औजारों को बनाना पड़ता होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो, यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। यह पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से होकर 10,000 साल पहले के बीच में बनाए गए होंगे। इनमें से कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडिवर, बारहसिंगा और सुअरों के गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों में उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार से निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। तो देखिए कि उस समय का आरंभिक लोग कितना विकसित हो चुका था कि उसने लौह के अयस्क और चारकोल के मिश्रण से रंगों को बनाना शुरू कर दिया था, जिसके प्रमाण आज भी यानी कि आज वर्तमान समय में भी हम देख पाते हैं। तो किस तरह की वो चित्र कला करना सीख गया था। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि हमारे आज के उपयोगी शब्द कौन कौन से हैं। तो देखिए, आखेटक खाद्य संग्रह, तो हमने पढ़ा था कि आखेटक शिकारियों को कहते हैं और खाद्य संग्राहक यानी कि खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा करने वालों को हम खाद्य संग्राहक कहते हैं, यानी कि फूड गैदरर्स। पूरा स्थल यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स। ऑलराइट, यहाँ पर यानी कि किसी भी चीज़ के अवशेष मिलते हैं तो उसे हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स कहते हैं। उद्योग स्थल यानी कि जहाँ पर औजारों का निर्माण किया जाता है उसे हम उद्योग स्थल कहते हैं। आवासीय स्थल, जहाँ पर आरंभिक जो लोग हैं रहा करते थे उसे हम आवासीय स्थल कहते हैं। पूरा पाषाण, अब देखते हैं फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं थोड़ा, जिससे हम लोगों को याद हो जाए। तो पूरा पाषाण 20 लाख साल से लेकर 12,000 साल तक के समय को हम पूरा पाषाण कहते हैं। मध्य मेसोलिथिक एज 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक के समय को हम मेसोलिथिक एज कहते हैं। लघु पाषाण यानी कि नव पाषाण काल, इसे हम 10,000 साल तक के समय को हम नव पाषाण काल कहते हैं। ऑलराइट, तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, मध्य पाषाण युग 12,000 से 10,000 साल पहले के समय को, तो नव पाषाण युग का आरंभ यानी कि 10,000 साल पहले से। ऑलराइट, तो अब देखते हैं इन वाक्यों को पूरा करो। तो आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वो हवा और आग उनमें ही जलाया करते थे। ऑलराइट, तो यानी कि एक्चुअली वो जानवरों से बचने और हवा से बचने और धूप से बचने के लिए वो गुफाओं में रहा करते थे। तो घास वाले मैदानों का विकास कब हुआ, तो घास वाले जो मैदानों का विकास हुआ वो लगभग 12,000 साल पहले हुआ। कब, जब हमारी जो जलवायु में परिवर्तन हुआ तब लगभग 12,000 साल पहले घास वाले मैदानों का विकास हुआ, यानी कि विकास हुआ। तो आरंभिक लोगों ने गुफाओं में शैल चित्रकला भी बनाई। ऑलराइट, तो आज का हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। तो इसमें आपके लिए एक क्वेश्चन है। तो जैसे कि बदलती जलवायु को आपको डिफाइन करना है कि आप किस तरीके से बदलती जलवायु के लिए मुख्य क्या क्या कारण रहे होंगे जिससे हमारी जो जलवायु है वो परिवर्तन होती है। ऑलराइट, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए गुड डे। जय हिंद।